हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे तर्कशास्त्र यानी लॉजिक के अंतर्गत अव्यवहित अनुमान यानी इमीडिएट इन्फरेंस। तर्कशास्त्र के अंतर्गत हम दो प्रकार के अनुमान की चर्चा करते हैं। एक होता है अव्यवहित अनुमान यानी इमीडिएट इन्फरेंस और दूसरा होता है व्यवहित अनुमान या मीडिएट इन्फरेंस। जब केवल हम एक आधार वाक्य से निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं तो उसे अव्यवहित अनुमान कहा जाता है। यानी जहां पर कोई एक से अधिक आधार वाक्य ना हो और कोई मध्यम पद ना हो, केवल एक आधार वाक्य से सीधे हम निष्कर्ष की ओर जाते हैं तो वो इमीडिएट इन्फरेंस या अव्यवहित अनुमान कहलाता है। दूसरी ओर जब कम से कम दो आधार वाक्य हो और उसमें मध्यम पद के माध्यम से निष्कर्ष को प्राप्त किया जाए तो उसे हम व्यवहित अनुमान कहते हैं यानी मीडिएट इन्फरेंस। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो आपके कोर्स का भी सिलेबस का भी विषय है, अव्यवहित अनुमान के कुछ प्रकार। उसमें सबसे पहला जो आप पढ़ोगे वो है परिवर्तन या कन्वर्जन, दूसरा है प्रतिवर्तन या ऑवर्जन और तीसरा है प्रति परिवर्तन या कंट्रापोजिशन। तो हम बारी बारी इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये प्रक्रिया किस तरह से होती है और इसे कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम परिवर्तन की बात करते हैं। तो परिवर्तन एक प्रकार का अव्यवहित अनुमान है जहां पर जो दिया गया आधार वाक्य होता है उसको परिवर्तन करते समय हम प्रतिज्ञप्ति के उद्देश्य और विधेय के स्थान को आपस में परस्पर बदल देते हैं। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थान का परिवर्तन आपस में हो जाता है, यानी उद्देश्य के स्थान पर विधेय और विधेय के स्थान पर उद्देश्य पद को रख दिया जाता है। अब आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि इसमें केवल स्थान परिवर्तन है, लेकिन आधार वाक्य का गुण यानी क्वालिटी या क्वांटिटी सामान्य रूप से नहीं बदला जाता। अब ये आगे हम पढ़ेंगे। मैंने सामान्य रूप से इसलिए कहा क्योंकि ए प्रतिज्ञप्ति के लिए अलग प्रकार की एक विधि अपनाई गई है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन के समय केवल उद्देश्य और विधेय के स्थान में आपस में परिवर्तन होगा, जिससे कि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना आने पाए, तार्किक रूप से वो समतुल्य हो। और साथ ही साथ इसके गुण यानी क्वालिटी यानी अगर वो अफर्मेटिव प्रपोजिशन है आधार वाक्य तो निष्कर्ष भी अफर्मेटिव यानी सकारात्मक होगा या विधानात्मक होगा, और यदि आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक ही होगा। उसी तरह से हम परिमाण या क्वांटिटी की अगर बात करें तो आधार वाक्य यदि सामान्य है, यूनिवर्सल है, तो निष्कर्ष भी सामान्य या यूनिवर्सल ही होगा। और यदि आधार वाक्य विशेष यानी पर्टिकुलर है तो निष्कर्ष भी विशेष या पर्टिकुलर ही होगा। इस तरह से जो मानक रूप से निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति है, इसके आधार वाक्य को हम बोलते हैं कन्वर्टेंट यानी परिवर्त, और जिस निष्कर्ष को हम प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्स। तो समझ गया आप, आधार वाक्य कहलाएगा कन्वर्टेंट यानी परिवर्त और निष्कर्ष जो होता है वो होता है परिवर्तक या कन्वर्स। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि हमारी जो मानक आकार की चार प्रकार की प्रतिज्ञप्तियां जो आप पढ़ चुके होंगे, ए, ई, आई तथा ओ प्रपोजिशन। ए यानी सामान्य स्वीकारात्मक या सकारात्मक यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन। दूसरा ई यानी कि सामान्य निषेधात्मक यानी यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। तीसरा है विशेष स्वीकारात्मक या सकारात्मक या विधानात्मक यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन। और चौथा है विशेष निषेधात्मक यानी पर्टिकुलर निगेटिव प्रपोजिशन। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कन्वर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार से इन सब पे लागू होती है। अभी हम ए को छोड़ते हैं क्योंकि उसके लिए एक अलग विधि होगी। आई प्रपोजिशन से हम शुरू करते हैं। आई का परिवर्तन जो है वो सत्यता मूल्य को संरक्षित रखता है और वैध अनुमान को प्रदान करता है। जैसे कुछ लेखक धनी लोग हैं। अब ये कौन सा है? आई प्रपोजिशन, सम एस इज पी। तो इसके अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थान को आपस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ धनी लोग लेखक हैं, यानी सम पी इज एस। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के तार्किक समतुल्यता है। इनमें तार्किक साम्यता है, यानी इनमें से किसी भी एक से दूसरे का वैध अनुमान किया जा सकता है और इसमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी तरह से देख सकते हैं आप ई प्रतिज्ञप्ति का भी परिवर्तन वैध रूप से प्राप्त होता है। जैसे ई आप जानते हैं नो एस एस पी होता है। तो जैसे उदाहरण है, कोई भी लेखक धनी लोग नहीं है।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लेखक, और प्रेडिकेट क्या है, धनी लोग। तो अब इनका हम आपस में स्थान परिवर्तन करेंगे, क्या हो जाएगा, कोई भी धनी लोग लेखक नहीं है, यानी नो एस इज पी की जगह हो गया नो पी इज एस। अब आप देखेंगे ये दोनों तार्किक साम्यता रखते हैं, क्योंकि इससे, इस परिवर्तन से उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तार्किक रूप से हम वही बात कह रहे हैं जो आधार वाक्य में कही, वही बात निष्कर्ष में भी कही जा रही है। अब हम आते हैं ओ प्रतिज्ञप्ति पर। ओ प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन जो है वो वैध रूप से प्राप्त हमें नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझें, ओ का स्वरूप क्या होता है, सम एस इज नॉट पी। तो जैसे कुछ पशु पालतू नहीं होते हैं, अगर हम ये बोलते हैं सत्य है, तो इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पशु, और प्रेडिकेट क्या है, पालतू। तो अब हम इसका स्थान परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ पालतू पशु नहीं होते हैं। तो ये देखिए असत्य यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है, यानी सम एस इज नॉट पी की जगह क्या हो जाएगा, सम पी इज नॉट एस। आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम ये उदाहरण लेते हैं, सम एनिमल्स आर नॉट डॉग्स, यानी कुछ जानवर जो हैं वो कुत्ते नहीं हैं। उसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सम डॉग्स आर नॉट एनिमल्स, जो कि वैलिड नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से तार्किक साम्यता नहीं रखते हैं, इसलिए ओ परिवर्तन का जो परिवर्तन है, ओ प्रतिज्ञप्ति का, वो वैध या वैलिड नहीं होता है। अब हम आते हैं ए पर, जिसको हमने पहले छोड़ दिया था। तो ए प्रतिज्ञप्ति का जो परिवर्त है, ये परिवर्तक का यानी जो निष्कर्ष है, वो आधार वाक्य का अनुसरण नहीं करता है। जैसे आप ये देखते हैं, सभी हाथी स्तनपायी हैं, ऐसे क्या निकल आएगा, सभी स्तनपायी हाथी हैं। तो ऐसा नहीं है, हाथी के अलावा भी और जानवर हैं जो स्तनपायी हैं। तो ये अनुमान हम तार्किक रूप से समतुल्य स्वीकार नहीं कर सकते, इनके अर्थ समान नहीं है। तो दोनों प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए ये प्रतिज्ञप्ति के लिए परिवर्तन जो है वो एक विश्वसनीय प्रक्रिया नहीं मानी जाती। लेकिन अरस्तु के तर्कशास्त्र में ए प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन एक वैध प्रक्रिया है, और इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, सीमित या परिमित परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। ठीक है, यानी इसमें उद्देश्य और विधेय के स्थान के साथ साथ आधार वाक्य के परिमाण यानी मात्रा, क्वांटिटी को भी निष्कर्ष में बदल दिया जाता है। जो मैंने पहले आपसे कहा था कि सामान्य रूप से परिवर्तन में केवल उद्देश्य और विधेय के स्थान का परिवर्तन होता है, इनका गुण और परिमाण यानी क्वालिटी और क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ए प्रतिज्ञप्ति की स्थिति में कन्वर्जन बाय लिमिटेशन, सीमित या परिमित परिवर्तन की विधि में हम आधार वाक्य के उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थान परिवर्तन के साथ साथ उसके क्वांटिटी यानी परिमाण को भी निष्कर्ष में बदल देते हैं। जैसे ऑल एस एस पी, ऊ और वी से आप समझ रहे होंगे, उद्देश्य और विधेय, इसका ये इंडिकेशन है। उसको हम बदल के, यानी अब आप देखिए, आपने 4 प्रकार के प्रतिज्ञप्तियां पढ़ी हैं मानक आकार की, ए, ई, आई तथा ओ। तो जहां ए यूनिवर्सल है और साथ में अफर्मेटिव है, उसी, और उसको हम बदलेंगे जहां केवल परिमाण बदलना चाहिए, गुण नहीं, तो कौन सा हुआ, ए की जगह पर आई हो गया, जिसका सकारात्मक है लेकिन विशेष है। परिमाण यानी ए था यूनिवर्सल और आई क्या हो गया, पर्टिकुलर, लेकिन ये भी अफर्मेटिव है और ये भी अफर्मेटिव है, ए और आई दोनों अफर्मेटिव है, इसलिए इनका हम आपस में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन बाय लिमिटेशन से। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए परंपरागत तर्कशास्त्र के अनुसार ए प्रतिज्ञप्ति का सीमित या परिमित परिवर्तन, कन्वर्जन बाय लिमिटेशन वैध है, लेकिन परिवर्तक और परिवर्त तार्किक रूप से समतुल्य नहीं है। इसका मतलब दोनों के अर्थ बिल्कुल समान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम बाय लिमिटेशन वैध मान सकते हैं। अब अगर आप देखें कंपाइल रूप में, तो ये पूरा एक टेबल जो आपको परिवर्तन की विधि को बता रहा है। तो ए, ई, आई, ओ, आपने 4 प्रकार की मानक आकार की प्रतिज्ञप्तियां हैं। ए है ऑल एस एस पी, सभी उद्देश्य विधेय हैं। ये बदल के क्या हो जाता है, सम पी इज एस, कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब एक्सरसाइज आप करें, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये हमेशा साथ में लिखा जाएगा कि इसको हमने परिमित परिवर्तन या सीमित परिवर्तन की विधि से अपनाया है।
फिर ई नो एसएसपी या कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, ये परिवर्तित होके क्या हो गया, नो पी इज एस यानी कोई विधेय उद्देश्य नहीं है। आई प्रतिज्ञप्ति सम एसएसपी या कुछ उद्देश्य विधेय है, ये परिवर्तित होके क्या हो गया, सम पी इज एस यानी कुछ विधेय जो है वो उद्देश्य है। और ओ प्रतिज्ञप्ति सम एस इज नॉट पी, कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, इसका वैध परिवर्तन संभव नहीं है। तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा कन्वर्जन नॉट वैलिड। तो ये आपने परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया पढ़ ली, जहां पर आपने देखा कि ए का हम परिवर्तन परिमित परिवर्तन से करते हैं, ई आई का सामान्य रूप से परिवर्तन होता है और ओ का परिवर्तन वैलिड नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी अवैध अनुमान के प्रकार पर, जो कि है प्रतिवर्तन यानी कि ऑवर्जन। ऑवर्जन को अगर हम डिफाइन करें, उसको परिभाषित करें, तो उसका ये है कि प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में एक स्वीकारात्मक तर्कवाक्य का समानार्थी निषेधात्मक हमें निष्कर्ष के रूप में मिलता है, या निषेधात्मक का समानार्थी स्वीकारात्मक हमें निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होता है। अब इसको करने के लिए हमें इसकी प्रक्रिया में दो चरण अपनाने हैं। इसमें प्रतिज्ञप्ति जो दी गई होती है प्रपोजिशन, उसके गुण को यानी क्वालिटी को बदल दिया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको परिभाषा में भी बताया कि एक स्वीकारात्मक तर्कवाक्य का समानार्थी निषेधात्मक हमें निष्कर्ष में मिलता है, या निषेधात्मक का समानार्थी स्वीकारात्मक हमें निष्कर्ष के रूप में मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से हमें गुण को बदलना ही होगा। ठीक है, तो और इसमें विधेय और इस चीज को समानार्थी भी रहे, तो हमें उसके विधेय के स्थान पर उसके कंट्राडिक्टरी टर्म यानी पूरक पद को लाना होगा, तभी वो उसका समानार्थी रहेगा। अब इस प्रक्रिया को हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया, महत्वपूर्ण बात क्या है कि उद्देश्य पद और प्रतिज्ञप्ति का उद्देश्य और विधेय आपस में नहीं बदलता, क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होता यानी परिमाण नहीं बदलता है, यानी आधार वाक्य यदि यूनिवर्सल है तो निष्कर्ष भी प्रतिवर्तन में यूनिवर्सल होगा, और यदि आधार वाक्य विशेष है यानी पर्टिकुलर है तो निष्कर्ष भी प्रतिवर्तन का विशेष या पर्टिकुलर ही होगा। ये आप देख सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को देखिए आप किस तरह से हो जाएगा। आपको पता है ए और ई ये दोनों यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है, आई और ई ये दोनों पर्टिकुलर प्रोपोजिशन से यानी विशेष तर्क वाक्य हैं, और ये दोनों सामान्य हैं। तो आपको अभी बताया कि केवल गुण में परिवर्तन होना है, परिमाण में परिवर्तन नहीं होना, यानी केवल क्वालिटी में बदलाव होगा प्रतिवर्तन में, लेकिन क्वांटिटी में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और ई आपस में बदलेंगे और आई और ओ आपस में बदलेंगे। अब आप ये देखिए, ए हो गया ऑल एसएसपी, तो इसकी जगह क्या हो गया, ए और ई ने आपस में बदलना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का स्थान नहीं बदलना, लेकिन स्वीकारात्मक का समानार्थी निषेधात्मक लेना है, तो इसलिए प्रेडिकेट के स्थान पर उसका कंट्राडिक्टरी टर्म। इसको इंगित करने के लिए हम नॉन शब्द का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम आर। जैसे आपने कहा ना, अगर हम कहें ऑल मैन आर मॉर्टल, तो नो मैन आर नॉन मॉर्टल। ठीक है, आ शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में होता है नो। तो अब आप देखिए, यहाँ पर दोनों का अर्थ जो है वो सेम है, ऑल एस इज पी, नो एस इज नॉन पी। डबल नेगेशन हो गया ना, डबल नेगेशन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। तो ए का ई में हो गया। अब ई है नो एस एस पी, कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, तो अब ए ई का किस में हो जाएगा, ए में, और प्रेडिकेट के स्थान पर कंट्राडिक्टरी टर्म, तो नो एस एस पी, ऑल एस इज नॉन पी। समझ गए। उसी तरह से अब देखिए आई पर आते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस पे आ गए हम। सम एस एस पी, इसका क्या हो जाएगा, सम एस इज नॉट नॉन पी। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉट भी लगना है और नॉन भी लगना है, लेकिन आपको बताया विधेय के स्थान पर, प्रेडिकेट के स्थान पर उसका कंट्राडिक्टरी टर्म या पूरक पद लगना है। और आप इंग्लिश में जैसे हम उसके लिए नॉन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है, आ, मरणशील या और अमरणशील। कवि हैं, अकवि हैं, कुछ मनुष्य कवि हैं, कुछ मनुष्य अकवि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अ शब्द को आप हमेशा प्रेडिकेट के साथ ही लगाएंगे, इसीलिए ये देखिए आप हर जगह पर नॉट आपने पहले लगाया है और नॉन उसके बाद में। तो सम एस इज पी की जगह हो गया सम एस इज नॉट नॉन पी।
फिर लास्ट में आते हैं हम ओ प्रतिज्ञप्ति पर, सम एस इज नॉट पी, तो ये बदलेगा आई में, जो हो जाएगा सम एस इज नॉन पी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा सम एस इज नॉन पी। तो आपका ए का प्रतिवर्तन ई में हुआ, ई का ए में हुआ, आई का ओ में हुआ और ओ का आई में हुआ। तो आपने देखा प्रतिवर्तन चारों प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों में वैध है, जबकि परिवर्तन में आपने देखा था केवल ई और आई का वैध था, ओ का वैध नहीं था और ए का बाई लिमिटेशन था, परिमित परिवर्तन के आधार पर। लेकिन प्रतिवर्तन चारों प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों में वैध रूप से किया जा सकता है। अब हम आते हैं प्रति परिवर्तन पर, तीसरा जो प्रकार है प्रति परिवर्तन। ये अव्यवहित अनुमान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हम उद्देश्य के स्थान पर विधेय का व्याघाती पद और विधेय के स्थान पर उद्देश्य का व्याघाती पद निष्कर्ष के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए उनका स्थान दोनों पदों का, उद्देश्य और विधेय का, बदल जाएगा। तो इस तरह से जो निष्कर्ष निकलता है वो तार्किक रूप से समतुल्य होता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अव्यवहित अनुमान के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं वहां पर आधार वाक्य और निष्कर्ष में तार्किक समतुल्यता होनी चाहिए। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें जो आपने पहले पढ़ा कन्वर्जन और अवर्जन यानी परिवर्तन और प्रतिवर्तन, इन्हीं दोनों विधियों को अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो आधार वाक्य होता है, दिए गए आधार वाक्य का हम प्रतिवर्तन करते हैं, फिर प्रतिवर्तन से प्राप्त वाक्य का परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन से प्राप्त वाक्य का एक बार फिर से प्रतिवर्तन करते हैं। तो ये जो हमें वाक्य प्राप्त होता है ये परिवर्तित वाक्य होता है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। इसमें दिए गए आधार वाक्य को हम प्रेमिस या आधार वाक्य कहते हैं। ऑल एस एस पी, ए से हमने शुरू किया। ए प्रतिज्ञप्ति का प्रति परिवर्तन कैसे होगा, सबसे पहले इसका वर्जन किया तो क्या हो गया, नो एस इज नॉन पी। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर आपके सामने है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें समझ सकते हैं। सभी उद्देश्य विधेय है, कोई उद्देश्य अविधेय नहीं है। और ब्रैकेट में यहाँ देखिए मेंशन है कि कौन सी प्रक्रिया हमने यहाँ पर अपनाई है। उसके बाद अवर्जन से हमें जो प्रतिज्ञप्ति प्राप्त हुई है उसका हमें कन्वर्जन करना है। लेकिन यहां पर अब आप देखेंगे हमने नो एस एस पी, इस पूरे को हम मानकर चलेंगे कि ये पी है। ये पूरा जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये पी है, ये पूरा पी है। ठीक है, तो ये हो गया नो एस एस पी। अब इसको अगर हम बदलेंगे तो आप परिवर्तन में पढ़ चुके हैं क्या होता है, नो एस एस पी की जगह नो पी इज एस। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, नो नॉन पी इज एस। क्लियर, तो ये कन्वर्जन की प्रक्रिया से ई का ई में आ गया। अब ये देखिए जगह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बदल चुकी है, तो लेकिन ये अब इसकी जो जगह, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। स्थान देखिए बदल गया है। तो हमको अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थान के आधार पर फिर से एक बार वर्जन की प्रक्रिया करनी है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया। तो पहले हमने देखिए आधार वाक्य जो लिया था ऑल एस एस पी, पहला स्टेप क्या हुआ था, हमने उसका वर्जन या प्रतिवर्तन किया। तो ये क्या हुआ, नो एस एस नॉन पी। तो अब ये हो गया पूरा प्रेडिकेट। फिर इसका कन्वर्जन किया तो नो एस एस पी का क्या होता है, नो पी इज एस, तो नो नॉन पी इज एस हो गया। अब इसका स्थान बदल गया तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो अब नो एस एस पी, इस तरह से इसको देखें तो नो एस एस पी का वर्जन किस में होता है, ए में। ऑल नॉन पी इज, ऑल नॉन एस इज नॉन पी। तो ये देखिए ये एस था, तो यहां पर देखिए क्या हो गया, ऑल एस इज नॉन पी। प्रेडिकेट के स्थान पर उसका कंट्राडिक्टरी टर्म रखते हैं, उसमें उद्देश्य और विधेय के स्थान को नहीं बदलते, प्रतिवर्तन में आपने पढ़ा था अभी, और केवल विधेय के स्थान पर उसका कंट्राडिक्टरी टर्म। तो ये एस हमने एज इट इज उतार लिया, ये था नॉन पी, और फिर यहाँ पर एस की जगह हमने क्या कर दिया, कंट्राडिक्टरी टर्म नॉन एस। तो अब देखिए ऑल एस इज पी, इसका कंट्रापोजिशन वापस हमको ए में ही मिला है, ऑल नॉन पी इज नॉन एस। और शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जो क्या कहती है कि दिए गए आधार वाक्य के उद्देश्य के स्थान पर विधेय का व्याघाती पद और विधेय के स्थान पर
उद्देश्य का व्याघाती पद हमें निष्कर्ष के रूप में मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसी तरह से हमें ये मिल रहा है। तो ए का अल्टीमेटली हमें ए में मिल गया। अब हम आते हैं ई की प्रक्रिया की ओर। ई प्रतिज्ञप्ति जिसका स्वरूप है नो एसएसपी। ठीक, अब इसको हम जब बदलते हैं ई का वर्जन किस में होगा? ए में। ऑल एसएसपी की जगह क्या, नो एसएसपी की जगह हो गया ऑल एस इज नॉन पी। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था ये पूरा क्या हुआ, आप प्रेडिकेट, इसको हम मान लेंगे ये प्रेडिकेट है। अब ए का कन्वर्जन वापस करना है तो ए का कन्वर्जन आप पढ़ चुके हो, बाई लिमिटेशन होता है, सीमित या परिमित परिवर्तन की विधि से, जिसमें हम उद्देश्य और विधेय के स्थान के साथ साथ उसके परिमाण यानी क्वांटिटी में भी बदलाव करते हैं। ए का आई में होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ए था सम एसएसपी, तो ये आई में हो जाएगा सम P इज S। ये P था ना, तो सम P इज S, सम नॉन P इज S हो गया। ठीक, P की जगह नॉन P था तो हमने सम नॉन P इज S और साथ में लिखा कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। अब ये देखिए ये सम नॉन P है तो ये नॉन क्या होगा, अब ये आ गया सब्जेक्ट की जगह पर और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक, तो अब ये हो गया सम SSP। अब इसका वापस फिर से अवर्जन करना है तो आपको पता है सम SSP का अवर्जन होता है O में, सम S इज नॉट नॉन P। तो अब देखिए सम, फिर S की जगह क्या था, नॉन P हमने उतार लिया, इज नॉट लगा दिया और ये S था तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉन S। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए फिर से परिभाषा, आधार वाक्य के उद्देश्य के स्थान पर ये विधेय का व्याघाती पद और विधेय के स्थान पर देखिए उद्देश्य का व्याघाती पद हमको निष्कर्ष के रूप में मिल गया। ठीक है, तो ई प्रतिज्ञप्ति का प्रति परिवर्तन किस में हो गया, ओ में। नो एसएसपी की किस में हो गया, नो सम नॉन पी इज नॉट नॉन एस। प्रक्रिया आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, आप दोनों में से जिस प्रक्रिया से समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं आई प्रतिज्ञप्ति पर। आई है सम एसएसपी। अब इसका हमने सबसे पहले प्रतिवर्तन करना है ओवर्जन, तो क्या हो गया, सम एस इज नॉट नॉन पी। अब आपको मालूम है उसके बाद होना है कन्वर्जन नेक्स्ट प्रक्रिया चरण में, और ओ का कन्वर्जन जो है वो वैलिड नहीं है, इसलिए आई प्रतिज्ञप्ति का कंट्रापोजिटिव भी वैलिड नहीं होता। सीधा सादा कि बाकियों में ए और आई ई में तो हमने प्रक्रिया अपनाई, यहाँ पे एक स्टेप के बाद ही हमें क्लियर हो गया कि आई प्रतिज्ञप्ति का प्रति परिवर्तन जो है वो वैध रूप से हमें प्राप्त नहीं होता। अब हम आते हैं ओ पर। ओ क्या हो गया, सम एस इज नॉट पी। अब इसका ओवर्जन किस में होता है, आई में होता है। ओ और आई आपस में बदलते हैं क्योंकि उसमें परिमाण नहीं केवल गुण बदलता है। तो क्या यहां पर हो गया, सम एस इज नॉन पी, ओ का आई में हो गया। अब इसको हम पूरे को क्या मानेंगे, ये है पी, ये हमारा प्रेडिकेट टर्म है। अब देखिए अवर्जन आ गया जो कि आई है, आई का कन्वर्जन वापस आई में होता है, ये हमने बदल दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह सम एस एस पी, तो सम नॉन पी इज एस, ये कन्वर्जन आई का आई में हमें वापस मिल गया। अब ये क्या हो गया, सम नॉन पी, ये नॉन पी क्या हो गया, ये है सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर है, ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। अब सम SSP इसका हमें वापस ओवर्जन करना है, तो ये आई का ओवर्जन किस में होता है, ओ में होता है। तो क्या हो जाएगा, सम S इज नॉट नॉन P। इस तरह से आप हमेशा ध्यान में दीजिएगा। तो सम, फिर S की जगह क्या था, नॉन P, ये हमने लिख लिया, इज नॉट नॉन P है, तो P की जगह क्या है, S, तो यहां हमने देखिए क्या कर दिया, नॉन S। अब फिर से डेफिनेशन की ओर जाइए, आधार वाक्य के उद्देश्य के स्थान पर देखिए विधेय का व्याघाती पद और विधेय के स्थान पर उद्देश्य का व्याघाती पद हमें निष्कर्ष के रूप में मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ प्रतिज्ञप्ति का प्रति परिवर्तन वापस ओ प्रतिज्ञप्ति में ही हमें प्राप्त होता है। इसका देखिए अगर हम पूरा कंपाइल चार्ट देखते हैं तो ए ई आई ओ चारों प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों में ए ऑल एसएसपी, इसका अल्टीमेटली सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, यानी पहले ओवर्जन फिर कन्वर्जन फिर उसका ओवर्जन, तो क्या मिल गया था, ऑल एसएसपी का मिल गया हमें ऑल नॉन पी इज नॉन एस।
ठीक, यानी सभी उद्देश्य विधेय हैं की जगह मिला सभी अविधेय उद्देश्य हैं। फिर नो एसएसपी ई प्रतिज्ञप्ति का कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, हमें मिल गया था ओ में सम नॉन पी इज नॉट नॉन एस, कुछ अविधेय उद्देश्य नहीं है। क्लियर। फिर तीसरा है आई प्रतिज्ञप्ति, कुछ उद्देश्य विधेय हैं सम एसएसपी जिसका कंट्रापोजिशन वैलिड नहीं है। ये आपने देखा था, क्योंकि जैसे ही प्रतिवर्तन किया आई का वो ओ में मिला और उसके बाद कन्वर्जन ओ का पॉसिबल नहीं था, वैलिड नहीं है, इसलिए वहीं पर वो प्रक्रिया रुक गई। और लास्ट है ओ प्रतिज्ञप्ति सम एस इज नॉट पी, तो इसका हमको किस में मिल गया था, वापस ओ में ही मिला था कि सम नॉन पी इज नॉट नॉन एस। तो इस तरह से ये हमने देखा, यहाँ पर हमें ए, ई और ओ का प्रतिपरिवर्तन वैध रूप से प्राप्त हुआ, आई का प्रतिपरिवर्तन वैध नहीं हुआ। अभी विशेषताएं क्या हुई, केवल इसमें एक आधार वाक्य से हमें इसका निष्कर्ष जो है वो केवल एक ही आधार वाक्य से प्राप्त होता है। इसमें कोई मध्यम पद नहीं होता, यानी कोई मिडिल टर्म नहीं होता। निष्कर्ष जो है वो मूल कथन के तार्किक रूपांतरण से प्राप्त होता है और ये फॉर्मल लॉजिक का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका उद्देश्य क्या है, विचार की तार्किक शुद्धता की जांच करना। क्लियर। तो कुल मिलाकर के अभी आपने देखा कि एक अव्यवहित अनुमान ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आप एक आधार वाक्य से सीधे निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। तो अब सारी तीनों विधियां जो आपने पढ़ी अव्यवहित अनुमान की, उसका ये एक पूरा एक साथ कंपाइल्ड चार्ट आप देख सकते हैं कि परिवर्तन जो है वो ई और आई के लिए वैध है, ओ के लिए अवैध यानी इनवैलिड है और ए के लिए सीमित ढंग से वैध है। प्रतिवर्तन ए, ई, आई तथा ओ चारों प्रतिज्ञप्तियों के लिए वैध है और प्रतिपरिवर्तन यानी कंट्रापोजिशन ए और ओ के लिए वैध है, आई के लिए अवैध है और ई के लिए सीमित ढंग से वैध है। तो ये आप पूरी इस प्रक्रिया को एक इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप जितना इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आप इसको अच्छे से और समझ पाएंगे। थैंक यू।